हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज है। ऑलरेडी इसमें हमारे डे 10 तक की इम्पॉर्टेंट घटनाएं कवर हो चुकी थीं। आज हम अपने इस पार्ट में डे 11 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी के टाइप क्या होते हैं, उसका मापन कैसे होता है, भारत में और विश्व में जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी है, आयुषीयन का वर्गीकरण क्या होता है, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, लाइकेन और प्लैंकटन समुदाय ये क्या होते हैं, और लास्ट में ये भी देखेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित जो विधियां हैं, जिनको इन सीटू और एक्स सीटू कहते हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविज़न होते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज का डे 11 है। ऑलरेडी हमने डे 10 तक में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किए थे, या कहें कि हमने डे 10 तक में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट का मतलब एनवायरनमेंट और इकोलॉजी क्या होती है उसे कवर कर लिया था। हमने ये देखा था एनर्जी क्या होती है, हमने ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू उसको भी कवर किया था, और हमने अम्ल और क्षार के प्रोविज़न को भी कवर कर लिया था। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है पूरी की पूरी इन्वायरमेंट का, वो है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसके क्या टाइप होते हैं, इसके क्या प्रोविज़न हैं, गवर्नमेंट में क्या प्रोविज़न है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रोविज़न है, इन सबको हम कवर कर लेंगे केवल और केवल अपने 2 पार्ट में। अर्थात ये हमारा डे 11 है, इसके बाद आपका एक पार्ट डे 12 और आएगा और हमारी पूरी की पूरी इन्वायरमेंट कवर हो जाएगी। इसके बाद आपको अगर एनवायरनमेंट सिर्फ पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ आप करंट को मेरे साथ पढ़ते जाएं, जो कि हम आपको डेली के रूटीन पे कराते हैं, और बाकी पूरा 1 साल का जो करंट अफेयर्स है वो उसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन में भी आया भी बाहर से, तो आप में से अधिकांश बच्चे उसको हमारी ट्रिक्स और टैक्टिक्स की वीडियो जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग अब हमने उनको नाम दे दिया है, तो उन्हीं के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप में से जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि सर ये ट्रिक्स और टैक्टिक्स कौन सी बला है, तो ये आपको हम पर्सनली प्रोवाइड कराते हैं, यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो आपको इंडिविजुअल भेजी जाती है। आपके अलावा उसे और कोई ना तो देख सकता है, ना ही आप उसे किसी को शेयर कर सकते हैं। इसका रीज़न यही है कि हम चाहते हैं कि जो हम आपको बताएं वो पब्लिकली ना हो, ताकि आपका कंपटीशन ना बढ़े। इसके लिए आपको केवल 2 काम करने होते हैं, वो ये कि आपने जो यूपीएससी का फॉर्म भरा था फरवरी और मार्च के टाइम पीरियड पे, उस फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी आप हमें फ़ोटो भेज दें, जिसमें आपका नाम, पता, आपका फ़ोन नंबर, आपकी मेल आईडी और ये लिखा हो कि हाँ ये आप ही हैं। ठीक है, आप उसे हमें भेजें। उसको आप जब हमें भेजते हैं, साथ ही अपनी मेल आईडी भेजें। जब आपने वो दोनों चीज़ें हमें भेज दी, तो हमारी टीम की तरफ से आपको मैसेज भेजा जाएगा कि हमने आपको मेल आईडी में आपकी भेज दिया। आप अपनी मेल आईडी चेक करें और उसकी स्क्रीनशॉट आप हमें भेज दें। अगर आपको नहीं पहुंच पाता है तो आप हमें फिर से मैसेज करें, हम आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाती, और वैसे भी श्री आईएएस एकेडमी में कभी भी ज़िंदगी में, ना तो अभी ना ही कभी ज़िंदगी में आपसे कोई पैसा लिया जाएगा, क्योंकि प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन के द्वारा फंडेड है। ठीक है, बाकी अधिकांश जानकारियाँ आप लोग जानते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि आज हम बायोडाइवर्सिटी के जो इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो इस बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक में आज हम क्या पढ़ेंगे। तो वास्तव में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने आपको इकोलॉजी पढ़ाया था या पारितंत्र पढ़ाया था, हमने आपको बायोम पढ़ाया था, या एक तरीके से अगर हम आपसे ये कहें कि हमने आपको जब पढ़ाया था क्या, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है या पूरी की पूरी जो इकोलॉजी के साथ साथ एनवायरनमेंट किस तरीके से वर्क करता है, जैविक और अजैविक अपघटक क्या होते हैं, कम्युनिटियाँ क्या होती हैं, तो आपको इतनी चीज़ें पढ़ा दी थी। बट वो पढ़ाने में हमने एक चीज़ क्या की थी कि हमने आपको जो भी पढ़ाया वो पर्टिकुलर किसी एक स्पीसीज़ के बारे में बताया। मतलब कि कोई एक प्रजाति है, उस प्रजाति को रहने के लिए, ठीक है, किस तरीके के जैविक और अजैविक अपघटक चाहिए, या कहें कि उस सिंगल प्रजाति को रहने के लिए किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, हम इसकी बात करते थे।
लेकिन आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे तो ऐसी ही कई प्रजातियां जब एक जगह पे रहती हैं तो उनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, उनको कैसी फैसिलिटीज़ चाहिए, उनको किस तरीके का एक कंजर्वेशन एरिया चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें और इस अर्थ के एटमॉस्फेयर को या इस अर्थ के एनवायरनमेंट को पूरी तरह से मेंटेन करें, उसे रेगुलेट करें और उसमें होने वाले उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित बनाएं। ठीक है, मतलब वैसा ही अपने आप को ढाल लें। उसको हम बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, मतलब जैव विविधता का कि कई सारे जीवों के मध्य की जो विविधता। ठीक है, जैसे छोटी सी बात है, आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग दिखने में ज़्यादा सुंदर होंगे, कुछ लोग बिल्कुल गोरे चिट्टे होंगे, है ना, जिनको देखकर एक ही नज़र में लोग बस देखते रह जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनका नाम सुनना भी लोगों को पसंद नहीं होगा, लेकिन उनमें कुछ टैलेंट होगा, कुछ खूबियाँ होंगी, कुछ उनकी लाइफ के कुछ ऐसे मतलब फीचर्स होंगे जो शायद उस गोरे पर्सन में ना हो या उस काले पर्सन में ना हो। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत हीनता का शिकार होंगे, लेकिन फिर भी उनके अंदर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता होगी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ये जितने भी डाइवर्स लोग हैं, मान लीजिए हमारे ग्रुप में 450 मेंबर हैं, ठीक है, तो ये जो 450 मेंबर हैं इनमें सब में अलग अलग क्वालिटियाँ हैं। कोई देवी जी हैं, उनसे बस इतना बोल दो हाय तो कहो उतने में ही नाराज़ हो जाएं। कोई देवी जी ऐसी हैं, कोई लड़का अगर उनको मैसेज कर दे कि मैडम मुझे ये बात पूछनी थी, क्या आप बता सकती हैं, उतने में ही कहो उनका खून खोल उठे कि तू होता कौन है मुझे फ़ोन करने वाला। ठीक है, कोई लड़का हो तो कहो ऐसा एटीट्यूड दिखाए जैसे वो दुनिया का सबसे सीधा लड़का है ना। तो ये क्या है, ये है उनके अंदर की विविधता या उनके अंदर किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता। ठीक है, और यही जब सबके अलग अलग फीचर होते हैं लेकिन फिर भी ये सब उसी ग्रुप से जुड़े रहते हैं तो ये कहलाती है उस ग्रुप की जैव विविधता। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अब यहाँ पे दो बातें मैं और क्लियर कर दूँ। दो बातें क्लियर ये करना है कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी जिसको लेकर एक देवी जी को मतलब बड़ी दिक्कत हो गई थी, और रियलिटी है होनी भी चाहिए दिक्कत, क्योंकि मेरा तो मानना है कि जब तक आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तब तक क्वेश्चन करते रहो। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब एक बार बुक पढ़ रहा था तो उसमें बहुत बढ़िया दिया था कि अगर आप प्रश्न नहीं करते हैं, ठीक है, आप अगर उस पर संशय नहीं करते, संदेह नहीं करते, उस स्टडी पे अगर आप संदेह नहीं करते तो फिर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है, तो संदेह होना आवश्यक है लेकिन तार्किक। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ था कि मैंने लास्ट वाले पार्ट में आपको किसका एग्जाम्पल दिया था, ओवन का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आयोनाइजिंग सिस्टम बता रहा था या आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में पढ़ा रहा था। तो मैंने क्या कहा था कि आयोनाइजिंग सिस्टम क्या होता है कि जिसमें कोई भी विकिरण डाली जाती है तो वो उसके आयन में या उसके स्ट्रक्चर में उसकी जो भी फीचर्स होते हैं उसमें चेंजेस ला देता है, उसमें बदलाव कर देता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, ओवन का। ठीक है, तो देवी जी ने कहा कि सर ओवन तो कुछ चेंजेस ही नहीं लाता है, अगर उसमें हमने कोई पिज्ज़ा रखा तो पिज्ज़ा बन के ऑटोमेटिक आ गया। बिल्कुल सही बात है, उनकी अपनी जगह पे बातें बिल्कुल ठीक है कि अगर हमने पिज्ज़ा को गोल बना के रखा तो गोल ही निकलेगा सर, वो थोड़ा ना आयत के आकार में या वर्ग के आकार में निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं यहाँ पे दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य तो पहली बात ये नहीं था बताना कि हाँ सच में वो चेंज करेगा, मैं बस आपको थिंकिंग देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं कई सारे एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ प्यार मोहब्बत के, ठीक है, इश्क के, तो उनको दिल से मत लगाइए, उनको बस समझने के लिए समझिए। होता है ना कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार वो एक बार मतलब अगर आपने गांजे की या चरस की, है ना, या हेरोइन की या किसी भी ड्रग की थोड़ी सी भी अगर वो ले ली ना तो जो मज़ा है वो ज़िंदगी में कहीं नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको वो गांजा या अलग अलग चीज़ें जो मादक पदार्थ हैं वो आपका सेवन नहीं कराता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ उसको फील करो कि आप गांजा पी रहे हो। जैसे सपोज करें, मैं आपको बताता हूँ बचपन में हमारे यहाँ क्या होता था कि मुझे याद है कि मेरे कई सारे दोस्त सखा मित्र, ठीक है, वो बचपन से ही मतलब ये जो आपका मसाला होता है, कमला पसंद, चुटकी, मोहिनी, मीठी सुपारी, स्वीट सुपारी, ये जो होती थी ये खाते थे। ठीक है, मेरी आदत पता नहीं क्यों शुरू से ही ये किसी भी चीज़ की नहीं रही है, और ऐसा नहीं कि मैं
इसलिए नहीं रही थी कि मेरे पास ये चीज़ें खाने का पैसा नहीं था। वो एक समय था ज़िंदगी का, बहुत ही डार्क एरा था। कभी अपनी जब स्टोरी सुनाएंगे तो बताएंगे, जब बुक अपनी राइट करेंगे लाइफ की तो आप भी समझेंगे हाँ इतनी स्टोरी होती है। तो वो सज्जन महोदय हमेशा खाते रहते थे, मुझसे कहते थे खा लो। मैं यार नहीं 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 यार, ये चीज़ बिगड़ने वाली होती है। बोले कैसे बिगड़ सकते हैं यार, मीठी सुपारी खाने से कोई मसाला थोड़ा ना खाने लगता है। मैंने कहा मुझे पता है, अगर मैं मीठी आज खाऊंगा तो कल से मैं मसाला भी खाने लगूंगा, ठीक है। तो वो मीठी सुपारी सज्जन खाने लगे। मीठी सुपारी खाते खाते आज उनकी हालत ये है कि आज वो कमला पसंद, रजनीगंधा, ये जितने भी बड़े बड़े मसाले होते हैं ना वो खाते हैं। और अभी उन सज्जन महोदय की जो उम्र है बहुत ही मतलब कम है, बहुत ही कम है उनकी उम्र। लेकिन वही है, हम लोग सब लोग खेलते थे, आ जाते थे, तो वही बात है, उसमें नशा करने लगे। तो नशा ये करने लगे, लेकिन मुझे नशा नहीं हुआ। लेकिन जितना इसको नशे की फीलिंग नहीं आती होगी उतनी मुझे आती थी। क्या खाने से? टॉफ़ी। मतलब ये अगर चुटकी खाता था या कोई मीठी सुपारी खाता था तो मैं सिर्फ क्या करता था, कोई एक टॉफ़ी खरीद ली। जैसे एल्पेनलीबे उस समय ज़्यादा प्रचलन में थी, और एक टॉफ़ी और थी लोकल में, वो दूध की आती थी, जैसे लेट्टो किंग आती है, तो वो टॉफ़ी मैं बहुत खाता था। और आज भी मेरी आदत है कि मेरे घर में आपको मतलब टॉफ़ियाँ बहुत मिलेंगी, और वो सिर्फ मैं ही खाता हूँ। मतलब जैसे मुझे 2-3 चीज़ों का बड़ा शौक़ है, एक टॉफ़ियों का, दूसरा बच्चों वाले जो खिलौने होते हैं ना, और तीसरा बच्चों के साथ खेलने का। मतलब मुझे कोई बच्चा दे दे छोटा सा, फिर तो मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। उसके साथ भी बच्चा बन के और खूब उसके साथ खेलता हूँ, ठीक है। ये मेरी मतलब कुछ शौक़ हैं बचपन के, ठीक है। तो मैं उस टॉफ़ी को खाते खाते ये एज्यूम करता था कि मैं भी मसाला खा रहा हूँ, और बिल्कुल वैसी ही फीलिंग लेता था, और मुंह में उसको अंदर नहीं जाने देता था, मतलब कट कट करके नहीं खाता था। तो वही चीज़ आप लोग भी समझा करो कि जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, वो एग्जाम्पल केवल और केवल एज अ एग्जाम्पल है, उसका वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। अब आप कहोगे सर वास्तविकता वाले ही दिया करो। देखो वास्तविकता वाले अगर हम आपको देंगे तो ये साइंस है, ठीक है। और साइंस में वास्तविकता के जब एग्जाम्पल होते हैं वो तब तक आपकी लाइफ के अंदर नहीं जाते जब तक आप उसका प्रैक्टिकल स्वयं से नहीं कर लेते। अगर मैंने आपसे कहा कि अमोनिया की स्मेल ऐसी आती है, ठीक है, तो आप तब तक अमोनिया को नहीं समझ सकते जब तक आप लैब में जाके अमोनिया का टेस्ट ना किए हो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि जब आप वॉशरूम जाते हैं और जब आप सूसू करते हैं, ठीक है, उस समय जो स्मेल आती है वो एज अ अमोनिया होती है, तो आपने अब उतना एज्यूम कर लिया ना, हाँ यार कभी तो गए थे बाथरूम, मतलब कभी क्या हमेशा ही जाते होगे, ठीक है, कभी तो गए थे बाथरूम तो स्मेल आई थी। हाँ, जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं वहाँ से भी गंदी स्मेल आती है, अच्छा वही अमोनिया है, बस इतना समझ लो। अब ये मत कहना नहीं सर वहाँ पे अभिक्रिया कैसे हो गई, ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही ओवन था। ओवन के बारे में मैं बस इतना ही आपको बताना चाह रहा था कि मान लीजिए आपने ओवन में कोई कच्चा पदार्थ रखा, या आप में से अधिकांश बच्चे जिन्होंने ब्रेड फैक्ट्री देखी होगी जहाँ ब्रेड बनती है, और ख़ासतौर पर वो बर्गर वाली जो ब्रेड आप लोग खाते हैं वो जो बनती है, तो क्या होती है, जैसी होती वैसी तो दिखती नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल कच्ची कच्ची होती है पहले, और उसको जब हम ओवन में डाल देते हैं और ओवन के बाद जब निकालते हैं तो ऊपर वो रेड कलर का कलर आ जाता है और नीचे अंदर बढ़िया पक जाती है। या केक के बारे में आप देख लो, ठीक है, फूल जाता है। तो ये क्या हुआ, उसको पका दिया। पकाने का मतलब क्या हुआ, उसके आयन में चेंजेस ले आया, ठीक है। जैसे कच्ची रोटी और पक्की रोटी, कच्ची रोटी होगी तो बिल्कुल वाइट दिखेगी, लेकिन उसको जब आपने वो कर दिया तो अंदर उसके जितने एलिमेंट हैं आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर सूक्ष्म से देखोगे तो वो उसमें भुंजे मिलेंगे, पके मिलेंगे, ठीक है। तो ये बस चेंजेस का अंतर आप वहाँ पे समझिए, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे एक चीज़ और जो मैंने बताया था, जो गलती हुई थी मुझसे, वो ये बीओडी के बारे में। बीओडी के बारे में मैंने शुरू में तो आपको परिभाषा सही बताई कि ऑक्सीजन की वो मात्रा जो रासायनिक जीवों के, या कहें कि जो रासायनिक उस समय अपशिष्ट होते हैं उनको अपघटित करने के लिए आवश्यक होती, कार्बन के जो पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बीओडी होगी वो इस बात को प्रमाणित करेगी कि वहाँ पे कार्बनिक जो पदार्थ हैं उतने ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो बीओडी है वो ज़्यादा होगा अगर, तो जो डीओ होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, बीओडी, वो सारी की सारी चली जाएगी कार्बनिक पदार्थों को अपघटन करने में। तो जो सांस लेने वाले जीव जंतु हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन पे निर्भर हैं, उनको कम मिलेगी। तो इसलिए बीओडी जब अधिक होता है डीओ कम होता है।
ये मैंने शुरू में आपको सही बताया, लेकिन जब आप वीडियो 24 मिनट 24 सेकेंड समथिंग आप देखेंगे तो वहाँ मैंने स्पीड में जब गर्म पानी छोड़ा जाता है तो मैंने उसमें क्या बोल दिया है कि जो BOD है वो कम होगा, ठीक है। तो वो गलत है, उसको थोड़ा आप सही कर लीजिए। उसको आप कैसे समझिए कि जैसे मान लो गर्म पानी अगर अपशिष्ट वाला छोड़ा गया, ठीक है, तो उसमें अपशिष्ट और ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में अपशिष्ट हैं तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में BOD चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा उसमें कार्बनिक पदार्थ हैं और ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए ज़्यादा BOD की आवश्यकता होती है। हाँ, DO यहाँ पे कम होगा, ठीक है। अगर गर्म पानी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है, मैंने आपको उससे पहले वाले पार्ट में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो ये 2 कन्फ्यूज़न 3 क्लियर हो गई। अब एक लास्ट कन्फ्यूज़न और बचती है जिसमें देवी जी खुद ही कन्फ्यूज़ हो गई, और कन्फ्यूज होना उसमें भी लाजमी है, जो मैं आपको बता रहा था जैवोपचार तकनीकी के बारे में, ठीक है। मैंने उसमें आपको बताया था कई सारी तकनीकियां हैं, स्वास्थाने है, बास्थाने है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो इसमें देवी जी ने मुझसे ये कहा कि सर जो आप ये स्वास्थाने बता रहे हो, बास्थाने बता रहे हो, आपने इसमें बस ऊपर ऊपर बता दिया कि हाँ जो जीव होते हैं, जीवों का उपयोग करके उनको अगर डाल दिया जाता है तो उससे वो संरण की क्रिया बनती है और वो आपस में ही रासायनिक अपघटन करते हैं और जैवोपचार तकनीक हो जाती है। तो देखो इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। स्वास्थाने का मतलब क्या होता है कि उसी स्थान पे जीवों को डाल देना, बास्थाने का मतलब है जीवों को ले जाके किसी दूसरी जगह पे डालना, ठीक है। जेनेटिक का मतलब होता है कि जीवों को बाद में डालना, पहले उन्हीं को ही मॉडिफाई कर देना, ठीक है। और ये तकनीकियां हैं, इनको आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। यूपीएससी आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपसे यूपीएससी जो स्वस्थाने बास्थाने पूछेगा ना वो आज की क्लास में पूछेगा, जो मैं अब पढ़ाऊंगा आज, बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में भी स्वस्थाने और बास्थाने आता है, उसमें भी बीज बैंक, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य, उस पर क्वेश्चन आएगा, उसको आपको डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, वहाँ पे नहीं पढ़ना है। और वही बात है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको इस बार का प्रीलिम 2021 और 2022 के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको PhD होल्डर की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ कि आप साइंस में PhD कर लें, आप इन्वायरमेंट में PhD कर लें, क्योंकि फिर वही होता है ना, ज़्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है। और आप में से अधिकांश बच्चे जब ट्रिक यूज करते होंगे, ट्रिक वाले वीडियो, तो वहाँ से तो कुछ देवियों को ऐसा लगने लगा है कि बस ट्रिक का वीडियो ही देख लेंगे, एग्ज़ाम निकल जाएगा, है ना। तो वही है, सबका मेल जोल है, मिला जुला रूप है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, तो वैसा ही पढ़िए। और मैं जितना आपको पढ़ा दे रहा हूँ एनफ है, ठीक है ना। गहराई पे मत जाइए, इससे ज़्यादा गहराई पढ़ने को बहुत मौका है, बहुत समय है, हम कभी भी आपको पढ़ा देंगे, लेकिन अभी गहराई में उतना जाने का प्रयत्न मत करें, ठीक है। अभी जितना पढ़ा दे रहे उतना ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं से हो सकता है मे बी डेप्थ में पढ़ाओ, और आपको अच्छे से पता है कि 400 पेजेस की बुकलेट आती हैं, और मैं तो आपको केवल 23 पेजेस, या मैं कहूँ कि मेरे लगभग आपके 12 पार्ट आएंगे, तो 12 पार्ट में मैंने आपको कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से 20-20 पेजेस के नोट्स आपको दिए हैं, 240 पेजेस। अगर इन्हीं 240 को मैं प्रिंट फॉर्म में डाल दूंगा तो लगभग 100 से 80 पेज में मेरी पूरी इन्वायरमेंट कवर हो जा रही। तो अब आप सोच सकते हो 400 पेज और 80 पेज, है ना, दोनों में डिफरेंस है। तो मैं आपको यूपीएससी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही पढ़िए, ठीक है। डेप्थ में मत जाइए, ज़्यादा डेप्थ जरूरी नहीं है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अर्जुन की कहानी सुनाई थी, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास। थोड़ा डेकोरेशन आप देख सकते हैं, ऐसा खाली बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ कर देते हैं, हालांकि अभी का नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। तो आपको बस सर मतलब हम लोग फालतू हैं क्या, खाली बैठे रहते हो, यही करते रहते हो? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान से इन टॉपिक को पढ़ते हैं, और बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी तरीके से आप पढ़ जाएंगे। और हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ, जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक के वर्ड को पहले समझ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ड क्या दिया है? जैव विविधता। मतलब क्या है? मतलब ये है, यहाँ पे आज हम केवल किन चीज़ों की बात करेंगे? जैविक घटकों की। जैविक घटकों में आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया था बताइए? जंतु पढ़ाया था, सूक्ष्म जीव पढ़ाया था, और पादप पढ़ाया था, ठीक है। मतलब मैंने आपको ये 3 चीज़ें पढ़ाई थी। तो इन्हीं के मध्य जो भी डाइवर्सिटी होती है उसको हम कहते हैं जैव विविधता, ठीक है। अब एक और बात बताएं,
जैविक घटकों की तो बात आती है, लेकिन कुछ अजैविक घटक जैसे स्थल मंडल में ये सारे हैं, या वायुमंडल में हैं, या फिर ये जल मंडल में हैं, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट हैं, इस चीज़ को भी मेज़र करके बताया जाता है कि किसी भी स्थान का, किसी भी क्षेत्र में डाइवर्सिटी कैसी है, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे मैं एक एग्जांपल के हिसाब से आपको पहले बताता हूँ कि जैव विविधता अगर मैं आपसे कहूँ तो किसे कहेंगे, ठीक है। जैसे कि छोटी सी बात, आप लोग जहाँ भी रहते होंगे, ठीक है, मान लो आप जहाँ भी रहते हैं, आपका जो भी घर है, जो भी गांव है, जो भी आपका मोहल्ला है, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका घर है। यहाँ पे आपके घर के पास में एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, यहाँ पे आपकी एक गैया बंधी है, ठीक है, यहाँ पे 2 बकरियाँ हैं छोटी छोटी, यहाँ 2-3 मुर्गे हैं, यहाँ पे लगभग 10-12 पेड़ वो हैं, क्या बोलते हैं, पक्षी हैं टाइप के अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा तालाब है। अब मान लेना, ये मत कहना नहीं सर हमारे घर के बाहर तो बिल्डिंगें बनी है साहब, कोई पेड़ भी नहीं है, बस जानवर के रूप में इंसान दिखते हैं साहब, उनको ना माने, अरे उनको भी मान लो भाई, ठीक है। मान लो ये हैं आपके कुछ पड़ोसी हुए, ठीक है, मान लीजिए आप अच्छे परिधान में रहते हैं, अच्छे ड्रेसअप में रहते हैं, यहाँ के लोग क्या हैं कि थोड़े फॉरेन स्टाइल के, वेस्टर्न सोसाइटी के, ये भी यहाँ रहते हैं, ठीक है। कुछ मान लो बाहर से लोग आ गए, मतलब साइबेरियन जो सारस वगैरह हैं वो भी आ गए, ठीक है। ये जितने जितने सब लोग हुए ना, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि भाई एक शब्द में इस पूरे को पूरे डिफाइन करके बताओ ये क्या है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फलानी का घर है, उसके बगल में एक गाय है, उसके बगल में एक तालाब है, तालाब के साथ में एक पेड़ है, पेड़ के साथ में कुछ पक्षी हैं, पक्षी के साथ में कुछ मुर्गी हैं, मुर्गी के साथ में कुछ बकरी हैं, बकरी के साथ में उनके कुछ पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ में कुछ बाहरी हैं। इतना बड़ा बोलने से लाख गुना बेहतर है मैं बोल दूंगा कि भाई साहब ये सब के सब जैव विविधता है, ठीक है। मतलब वो स्थान, वो प्लेस, वो क्षेत्र जहाँ पे न केवल मानव मिले, जहाँ पे न केवल जंतु मिले, जहाँ पे न केवल पादप मिले, जहाँ पे न केवल जलमंडल मिले, जहाँ पे न केवल जीव जंतु मिले, जहाँ पे न केवल एनवायरनमेंट ऐसा मिले, और जहाँ पे न केवल स्थल मंडल मिले बल्कि वायुमंडल भी मिले, इन सब का समुच्चय, इन सब का कलेक्शन, इन सब का एक समरूप नाम जैव विविधता कहलाता है। परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए कि जैव विविधता क्या होती है। रात दिन पढ़ते रहते हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, यही होती है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। जैव विविधता जीवों के आवास, पर्यटन एवं औषधि उपयोग के अलावा पृथ्वी के धरातल का सौंदर्य बढ़ाने में जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब एक बात बता दो, आपका घर बना है तो आप भी एक जीव हो गए ना, बढ़िया अच्छा घर बनवाए, पर्यटन के लिए लोग घूमने आ रहे, वो भी अच्छा हो गया, कई सारे पेड़ पौधे लगे हैं, वो औषधियाँ आपको दे रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी का धरातल सुंदर और सुशील आप लोग बनाए हुए हो, ठीक है, तो ये एक तरीके का हो गया। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। जैव विविधता जीवों की विविधताओं तक ही सीमित नहीं है, ध्यान देना। मैंने आपको अभी क्या बताया था, मैं चाहता, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए उनके मन में आया होगा कि सर जैव विविधता का मतलब तो केवल जीव होता है, तो जीवों की विविधता होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, नहीं नहीं, जो आपका घर है, आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी से बाहर आने वाले लोग हैं, आपका जो अजैविक घटक है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, ये सब मिलते हैं, ये पूरा एनवायरनमेंट जो मिलता है वो कहलाता है जैव विविधता, ठीक है। मतलब जैव विविधता जीवों की विविधता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जाता है जिसमें वो निवास करते हैं, ठीक है। अगर मैं एक लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सामान्य रूप में अगर आपसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछे कि जैव विविधता का सामान्य सा आशय क्या है, तो आप बता देना साहब, जीवों की विविधता के साथ साथ वो पर्यावरण जिसमें वो निवास करते हैं, जिसमें वो अपने जीवन की सभी क्रियाओं को संपादित करते हैं, जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। कहते हैं ना भारत एक विविधता में एकता है, मतलब भारत भी एक तरीके की विविधता है। क्यों विविधता है? गुजराती गुजराती है, राजस्थानी राजस्थानी है, उत्तर प्रदेशी है, मध्य प्रदेशी, उत्तराखंड अपने आप में लाजवाब है, झारखंड अपने में मस्त मगन है, पश्चिम बंगाल की तो बात ही अलग है, उड़ीसा वाले अपने आप में मस्त हैं, बिहार वालों का तो कहना ही क्या है,
ठीक है। तो मतलब ये सबके सब अलग अलग हैं। कोई लिट्टी चोखा खाता है तो कोई दाल बाटी खाता है, कोई गुजराती थाली पसंद करता है तो कोई झारखंड का खाना खाता है। सबका अपना लजीज डिजीज है ना। किसी से भी कह दो चावल नहीं खाओगे, अरे भाई चावल नहीं मिले तो फिर मज़ा ही नहीं है ना। किसी से रोटी खाओगे यार, अरे रोटी नहीं, है ना। तो ये जब एक थाली बनती है तो वही है जैव विविधता एक तरीके की, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब बात आती है जैव विविधता के टाइप क्या हैं। क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन इसमें जो आता है ना जैव विविधता पे, वो या तो आता है सीबीडी पे, सीबीडी क्या है, कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, या आपसे क्वेश्चन आता है नेशनल पार्क क्या होते हैं और कौन कौन है, वाइल्ड लाइफ कौन कौन से, उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। या करंट से रिलेटेड जो इवेंट होता है उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। या आपसे बस इतना पूछेगा स्वास्थ्य विद्या क्या है, बायस्थाने क्या है, या आपसे पूछेगा IUCN क्या है, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आप बता दीजिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और आपका राष्ट्रीय उद्यान तो एक ही है, बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बस। तो बस ये है कि इनको पढ़ने के लिए और समझने के लिए समझ लो, बाकी कोई काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। पढ़ना है लेकिन फिर भी मान लो अगर पूछ दिया तो फिर मेरे को आके दोस्त मत देना, ठीक है ना, कि साहब पूछ तो लिया था, आप तो बोले थे कि नहीं पढ़ना है। पढ़ लो, नोट्स बना लो और याद कर लो चीज़ों को, क्या जाता है। वैसे भी आप लोग इतनी सारी बुकें पढ़ते हो तो 20 पन्ने का ये भी पढ़ लो, ठीक है। तो देखिए क्या है जैव विविधता, पहले आज समझ लेते हैं, फिर हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। प्रजाति विविधता यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी। सामुदायिक या पारितंत्र विविधता यानी कि कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। बिल्कुल सिंपल है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या, जैसे आप में से कोई आप होंगे, ठीक है, आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, सपोज कीजिए इन दोनों में कोई तो एक होगा, सिंगल भी होगे तब भी ठीक है, तब भी 3 यूनिट तो हुए ना घर में, मम्मी पापा और आप, ठीक। एक बात बताओ, क्या मम्मी के सारे विचार पापा के विचारों से मिलते हैं? क्या आपके सारे विचार पापा के विचारों से मिलते हैं? नहीं मिलते हैं ना। इसीलिए नहीं कहा जाता है मम्मी आपकी कहती होंगे, पापा आपके कहते होंगे कि जब हम छोटे थे तो हम ऐसे नहीं थे, जितनी ये समझदार हमारी बिटिया है, जितना समझदार ये हमारा बेटा है, इसको ज़्यादा अक्ल है, हमें तो उतनी अक्ल भी नहीं है ना। ये क्या कहते हैं, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जेनेटिक लेवल पे, मतलब जब आप माँ के गर्भ में थे या माँ की गर्भ में थी, उसके बाद जब आप बाहर आई तो आपका जो माइंडसेट था, आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर था, आपकी बॉडी का जो DNA था, वो चेंज था आपके माता पिता से। अब ये मत कह देना सर कैसे DNA चेंज हो सकता, हम तो हैं अपने माता पिता की संतान। मानते हैं आप अपने माता पिता की संतान हैं, लेकिन आपके विचार अलग हैं। जैसे हो सकता है कि आपके माता पिता कुछ बातों में थोड़े से रूढ़वादी हो जाएं। दुनिया के हर माता पिता होते हैं। एक बात बता दें, दुनिया के, अगर मैं भी कल अपने पिताजी से ये कह दूं कि मुझे प्यार मोहब्बत की वो करना है, जबकि हम बहुत बड़े कृष्ण के पुजारी हैं हम लोग, ठीक है, और एक दिन तो ऐसे ही लड़ाई हुई थी हमारी उनसे, मतलब कि बताओ आप कृष्ण की पूजा करते हो और मतलब प्यार करने वालों से नफरत करते हो, क्यों नफरत करते हो? मतलब वो हुआ था दूसरे चीज़ को, यीशु को लेकर, मतलब एक इशू था थोड़ा, तो मैंने उसमें जो लव कपल थे मैंने उनका समर्थन कर दिया, ठीक है। और वो विरोध में थे, वो क्या पूरा गांव विरोध में था, मैंने उनका सपोर्ट कर दिया। गांव वालों ने जाके मेरे पिताजी से कह दिया कि आपका लल्ला तो क्या कहते हैं पूरे गांव में उनका सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, मेरा सपोर्ट करने का मतलब है कि अथॉरिटी मान गई। तो पिताजी ने मुझसे कहा कि तू सपोर्ट क्यों कर रहा है? मैंने कहा देखो इसमें क्या बुरा है, कोई का प्यार कर रहा है तो प्यार करने में क्या दिक्कत है। तो हालांकि उन्होंने जो मुझे तार्किक रीज़न दिया वो मैं कभी आपको बताऊंगा, और यही रीज़न था कि उस समय भी उन्होंने मुझसे कहा था, जब टीना डॉबी जी ने शादी की थी उस समय मुझे बता दिया था कि ये शादी देखना ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, और उन्होंने बहुत अच्छे रीज़न दिए थे, तार्किक भरे रीज़न दिए थे। और मैंने उनको अपनी लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट भी किया कि प्यार वाली शादी और अरेंज वाली शादी दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। और मेरा यही मानना है कि आप लोग भी अपने फ्यूचर में कभी भी विवाह करना तो प्यार वाली ना करके अरेंज वाली ही करना। कभी जब मौका मिलेगा तो इस पर डिबेट करेंगे कि प्यार में और अरेंज में क्या डिफरेंस होता है या क्या किस में ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो उसमें यही बातें चल रही थी, तो मैंने कह दिया कि आप जब राधा की, और सबके सामने पब्लिक के, मैंने कहा कि जब आप, अच्छा मेरे को मतलब वो है कि हम लोग पिताजी, वो भले मेरे पिता हैं
लेकिन कभी ये फील नहीं होता है कि हम लोग भाई भाई नहीं हैं, या हम लोग दोस्त नहीं हैं, या हम लोग बहुत बड़े एक दूसरे के सखाने हर एक चीज़ शेयर करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हर एक बात शेयर करते हैं एक दूसरे से। मतलब वो भी जो कहा जाता है ना कि प्राइवेसी रखनी चाहिए। अच्छा, मेरी लाइफ में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। अभी मत कहना सर अपना नाम तो बताते नहीं, प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है, ऐसी भी कोई बात है। तो वो कुछ सिक्योरिटी रीज़न होते हैं इसलिए नहीं बताते हैं आपको, नहीं तो उसमें भी बताने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्यार होता है उसको करना चाहिए। आप राधा को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, उनकी पूजा करते हो, और कृष्ण भी कहते हैं कि प्यार एक अलग चीज़ है। तो फिर उन्होंने बड़ा तर्क दिए और वो तर्क से मैं संतुष्ट हुआ, ठीक है। तो उसी में उन्होंने मुझे बताया था कि जेनेटिक जो होता है वो किस लिए चेंजेस में आता है। मतलब कि अगर आपके पिता ने अगर अरेंज मैरिज की है तो वो आपके लिए हमेशा क्यों अगेंस्ट खड़े रहेंगे कि आप लव मैरिज ना करें, और अगर आपकी फैमिली ने अगर लव मैरिज की है तो आपको फिर उतना विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप लव मैरिज कर सकते हैं, उसमें कम विरोध होता है, ठीक है। या आपकी सोसाइटी जितनी मॉडर्न होगी उसमें उतने ही खुले विचार होंगे, ठीक है। वही चीज़ है, वो जेनेटिक चेंजेस है। आप अभी मान लो पढ़ाई करते हो सबके सब लोग, ठीक है, आपको क्या लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, हम किसी से भी मिले, किसी से भी बातें करें, बहुत अच्छी है। लेकिन आपके पिता का अनुभव ये कहता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहती ज़्यादा किसी से बातें मत किया करो, लेकिन हम उनकी बातों का बुरा मानते हैं, जबकि बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनका जेनेटिक अनुभव है कि लोगों की प्रवृत्तियाँ ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान लो इस दुनिया में सभी आदमी और पुरुष है ना, लेकिन कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, कोई सफ़ेद है ना। जैसे कल ही मेरे ग्रुप में एक देवी जी ने मतलब नस्लवादी टिप्पणी कर दी, मुझे नहीं अच्छा लगा, और कभी करना भी नहीं चाहिए। आप लोग देश के IAS ऑफिसर हैं, और कभी भी गोरे और काले के मध्य भेद भी नहीं करना चाहिए। कोई सांवला है, सुंदर है, सब ठीक है। आप अगर किसी पे डाउट करते हो तो आप केवल उस पर डाउट नहीं करते हो कि वो काला है, बल्कि आप उस पर डाउट करते हो जिसने उसको बनाया है। और एक बात बताओ, सबको बनाने वाला तो एक ही है ना। आप खुद ही कहते हो कि वही बस परम पिता परमेश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही नूर है ना। तो आपने किस पर शक किया? उस जनरेटर पे। उस जनरेटर पे अगर आपने शक किया तो आपको क्या लगता है कि आपको वो किनारे नहीं लगा देगा, है ना। तो अपनी रूप पे, अपनी सुंदरता पे, या किसी की नस्ल भेदी टिप्पणी से उससे बचें, क्योंकि सबके लिए इक्वलिटी है, ठीक है। तो ये हुई आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब आनुवांशिक रूप से जो लोग भिन्न होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग में कई सारे लोग आते हैं, कशेरुकी प्राणी में कई सारे कशेरुकी आते हैं, ठीक है, और आपका बिना कशेरुकी में कई सारे आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आनुवांशिक रूप से। प्रजाति विविधता का क्या मतलब हुआ? प्रजाति का मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे कि आप पढ़ते होंगे ना पक्षी, ठीक है, मान लीजिए आपने पढ़ा पक्षी। अब पक्षियों में भी कई टाइप के पक्षी, कुछ पक्षी जो थोड़े उड़ने वाले, कुछ पक्षी जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले, कुछ पक्षी जो गर्मी के प्रदेश में रहने वाले, ठीक है। ये हो गए आपके प्रजाति डाइवर्सिटी, यानी कि स्पीसीज में जो डाइवर्सिटी है। जैसे आप पढ़ते होगे ना, मगरमच्छ अलग है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल अलग है, ठीक है, घड़ियाल आपका अलग है। तो इसको बोलते हैं प्रजातियों में विविधता, जबकि हैं वो एक ही जगह के, लेकिन उनकी प्रजातियां विविध हैं। जैसे हम अगर एक हिसाब से कहें कि हमने पहले तो एक कैटेगरी कर दी कि लड़का और लड़की, ठीक है, मान लीजिए हमने कैटेगरी कर दी लड़का और लड़की। तो ये तो क्या हुआ, जेनेटिक इनमें चेंजेस हो सकते हैं, इनके विचारों में चेंजेस आए। लेकिन अब इनमें भी क्या हो गया, लड़का अलग है, ठीक है, लड़की अलग है, बच्चा अलग है, बच्ची अलग है, चाची अलग है, चाचा अलग है। तो ये सब बन गया प्रजाति विविधता, अलग अलग प्रजाति के लोग, ठीक। अब बात आती है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। सामुदायिक या पारितंत्र का मतलब ऐसे समझो कि मान लो आप जिस वर्ग के हो, ठीक है, आप जिस कैटेगरी के हो, आप जिस गांव के हो, आप जिस कुनबे के हो, उसमें जो कैटेगरी आ गई। जैसे मान लो अगर आपसे मैं कह दूं कि आप महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, तो आपको फीलिंग क्या आएगा, अरे हम मराठा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, है ना, वो फीलिंग आती है। ये हो गया समुदाय कि मैं मराठी हूँ, ठीक है, मैं गुजराती हूँ, मैं बिहारी हूँ, ठीक है, मैं झारखंडी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी हूँ, मैं मध्य प्रदेशी हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं हरियाणवी हूँ। तो ये जो आपके अंदर आया, ये जो डाइवर्सिटी आई, आपको कोई हरियाणवी मिल जाए,
भले आप उसके पड़ोसी ना हो, कभी ना जानते हो, ट्रेन में अगर बस इतना ही वो कह दे कि मैडम आप कहाँ की, आपने बोला सर मैं हरियाणा की, अरे मैं भी तो हरियाणा का हूँ, आप हरियाणा के हैं, मतलब ऐसे फीलिंग आती है जैसे दो बिछड़े दिल आपस में मिल गए। या जैसे सपोज कीजिए कि आप जिस भी शहर से हैं और आप किसी दूसरे शहर में गए, कोई आपको गाड़ी मिली और गाड़ी के पीछे अगर वही नंबर आपके शहर का दिया है, MP दे दिया, MS दे दिया, ठीक है, या आपका JH दे दिया, और आपने देखा अरे ये तो अपने राज्य की यार गाड़ी है, जबकि पता भी नहीं वो ड्राइवर कौन सा है, लेकिन फीलिंग आ गई। तो ये जो डाइवर्सिटी हुई ये हमारी कहलाती सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। ठीक है, एक भी एग्जाम्पल वैसे सही नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये मत बताना कि सर ये कौन से एग्जाम्पल आपने दे दिए, बस आपकी बुद्धि खुल जाए कि हाँ आनुवांशिक का मतलब होता है जेनेटिक रूप से जिनमें चेंजेस आते हैं, प्रजाति का मतलब होता है वर्ग एक ही होता है लेकिन उनमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं, समुदाय का मतलब होता है अलग अलग वर्ग के लोग, मतलब मराठी तो हैं। अब जैसे सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ समुदाय में कौन कौन आ जाएगा, वो मराठी तो होगा, हो सकता है मानव भी हो, मानव में भी वो कई कैटेगरी का हो, तो इसको बोलते हैं उसके अंदर विविधता। अर्थात अगर मैं इसका एक आपको डायग्राम बना दूं तो डायग्राम ये ऐसे बनेगा कि ये सामुदायिक विविधता होगी, इसी में प्रजाति विविधता होगी और इसी में कई सारी आपकी आनुवांशिक विविधताएं होंगी। ठीक है, यानी कि एक समुदाय के अंदर कई सारी आनुवांशिक विविधता हो सकती हैं, एक समुदाय के अंदर कई सारी प्रजाति विविधता हो सकती हैं, लेकिन आनुवांशिक विविधता जो होगी उसमें केवल आनुवांशिक विविधता होगी, प्रजाति जो विविधता होगी उसमें केवल प्रजाति विविधता होगी, लेकिन कई आनुवांशिक विविधताएं भी हो सकती हैं। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें आपको समझना नहीं है। अब इनकी एक परिभाषा हम देख लेते हैं। ठीक है, आनुवांशिक विविधता क्या है? इसका आशय है किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, कोई लंबा हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, कोई नीचा हो गया, कोई ऊंचा हो गया, तो उसको कहते हैं। ठीक है, एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता जीन पूल कहलाती है। यूपीएससी ने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा है कि जीन पूल क्या होता है, तो आप बता देना कि एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता जीन पूल कहलाती है। समष्टि का मतलब होता है आपकी संख्या। ठीक है, आप हमेशा पढ़ते होंगे ना माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, मतलब सूक्ष्म और थोड़ा उससे बड़ा। ठीक है, तो मैक्रो का मतलब बड़े क्षेत्र में जो भी वो समष्टि रहती है उसकी आनुवांशिक विविधता जो भी हुई वो कहलाती है जीन पूल। ठीक है, दूसरा है आपका प्रजाति विविधता। इसका क्या मतलब है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता। ठीक है, जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता, अर्थात प्रजाति विविधता किसी समुदाय में प्रजाति की विभिन्न किस्म को बताता है। जैसे मान लो आपका कोई समुदाय है, सपोज करो, अब वही बात होती ना कि कुछ समुदाय नाम लेने से भी बड़ा दिक्कत होता। मान लो ब्राह्मण समुदाय है। ठीक है, मान लो ब्राह्मण समुदाय है, तो ब्राह्मण समुदाय है तो अब ब्राह्मण में भी केवल एक ब्राह्मण थोड़ा ना होता है, ब्राह्मण तो बड़ा वर्ड हो गया, इसमें भी चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ठीक है, कानकुंज ब्राह्मण, ये वाले ब्राह्मण, अलग अलग ब्राह्मण, ठीक है, वेदव्यास ब्राह्मण, मतलब अलग अलग टाइप के ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग ब्राह्मण हो गए, इनको बोलते हैं प्रजाति विविधता। ठीक है, तो ऐसे ही बोलते हैं। जैसे कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति हो, जैसे राजपूत आ गए, अब राजपूतों में भी कई प्रकार के राजपूत हैं, कई मेवाड़ के राजपूत हैं, तो कोई आपके राजस्थानी राजपूत हैं, कोई हरियाणवी राजपूत हैं, कोई पंजाब के राजपूत हैं, कोई हिमाचल के राजपूत हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो कैटेगरी के लोग आ गए, समुदाय आ गए, उनको हमने कहा कि वो प्रजाति विविधता हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अगला यहाँ पे तथ्य है कि खाद्य श्रृंखला की जटिलता जैव विविधता के लिए अत्यंत ही आवश्यक तथ्य है। मतलब कि खाद्य श्रृंखला जितनी ज़्यादा जटिल होगी, इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, सर्प से एग्जाम्पल दिया था, सांप, फिर मोर, ठीक है, फिर शेर आपको दिया था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि खाद्य श्रृंखला जितनी जटिल होगी, जटिल का मतलब क्या होगा कि एक शेर को कई चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ेगा। मान लो सांप को भी वो खा सकता है, वो मोर को भी खा सकता है, वो भैंस को भी खा सकता है, वो जंगली भैंस को भी खा सकता है, अन्य किसी जानवर को भी खा सकता है, हिरण को खा सकता है। अगर उसके पास इतने ऑप्शन हैं तो क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा है। अर्थात जैव विविधता अगर ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला वहाँ पे जटिल है। मतलब जीवों को खाद्य की आपूर्ति के कई सारे माध्यम उपलब्ध हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। फिर बात आती समुदाय या सामुदायिक या पारितंत्र विविधता।
एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता कहलाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग श्री IAS एकेडमी में पढ़ते हो। ठीक है, श्री IAS एकेडमी एक कम्युनिटी है। ठीक है, एक कम्युनिटी ही है। अब ये मत कहना कि सर हमको इतना ज़्यादा क्यों आप घसीट लेते हो, मतलब हम कोई प्राण जीव जंतु हैं क्या कि जब देखो तो हमारी बेइज्जती होती है। अरे तो हम भी तो अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं ना, हम भी तो उसी में शामिल हैं। ठीक है, तो मान लो श्री IAS एकेडमी एक कम्युनिटी है, एक दूसरी कोई संस्थान है उसकी भी अपनी एक कम्युनिटी है, एक तीसरा कोई संस्थान है उसका भी अपना कम्युनिटी है। देश में लाखों इंस्टीट्यूट हैं जिनकी अपनी एक कम्युनिटी है। कोई कहता है मेरा परिवार है, कोई कहता है मेरा परिवार है, सभी कहते हैं। लेकिन कोई परिवार के नाम पे धंधा चलाता है, धंधा का मतलब पैसा लेता है। परिवार में पैसा कौन लेता है? मतलब मुझे आश्चर्य होता है जब लोग ये कहते हैं ना कि श्री IAS एकेडमी हमारी एक फैमिली है। ठीक है, तो फैमिली का तो मतलब ये हुआ ना कि अगर बड़े सदस्य को कुछ आता है तो अपने छोटे सदस्यों की मदद करे, उनको आगे लाए, उनको प्रमोट करे। फैमिली का मतलब यही होता है। लेकिन संस्थान लोग आपको भावुक बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये देखो फलाना फैमिली। ठीक है, लेकिन फीस के नाम पे जाओगे सब 40,000 से कम नहीं होगी। तो फिर फैमिली किस चीज़ की? दोबारा सर आप क्लास नहीं कर सकते हैं तो फैमिली किस चीज़ की? बस सिलेक्शन के लिए फैमिली है या भावुक ब्लैकमेल करने के लिए फैमिली है। फलाना फैमिली पता चल रहा है, फलाना फैमिली का फंक्शन पता चल रहा है, लेकिन उससे धन से जरा सा भी डगमगाना नहीं चाहिए, वो शोषण का माध्यम है। ठीक है, तो सपोज करो मान लो इनकी फैमिली है, इनकी फैमिली है। ठीक है, आप कई फैमिलियों से जुड़े होंगे। ठीक है, पहले भी जुड़े होंगे लेकिन अब आप हमसे ही जुड़ गए हैं। लेकिन अब आप जब जुड़े, ठीक है, तो आपने जो पहले वाली जो फैमिली थी और आज की जो फैमिली में आप आए, डिफरेंस लगा होगा, काफ़ी सारे अंतर मिले होंगे। ठीक है, काफ़ी सारे जो आपको यहाँ पे स्टूडेंट मिले होंगे, आपके सहपाठी मिले होंगे, आपके दोस्त मिले होंगे, आपकी सखाएं मिली होंगी, सखियाँ मिली होंगी। ठीक है, तो वो अलग होंगी इस वाले के अंतर में। ये हो सकता है कि बिल्कुल शून्य हो गया हो, ये हो सकता है कि धीरे धीरे चल रहा हो, रेंग रहा हो। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ सुकून मिला होगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांसमेंट मिला होगा, कुछ बेहतरीन मिला होगा और आपको लगा होगा कि हाँ हम कुछ अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है इस प्लेटफॉर्म की, इसी को बोलते हैं सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। मतलब इन दोनों के मध्य की जो विविधता वो कहलाती है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। ठीक है, मतलब ज़्यादा तारीफ कर दी अपनी, मतलब तारीफ करना नहीं चाहिए ना, वही होता है ना कि दिल है कि मानता ही नहीं है। चलिए, इतनी बातें हो गई आपकी सामुदायिक, पारितंत्र और आपकी प्रजाति और आपकी आनुवांशिक, सारी चीज़ें पता चल गई। आनुवांशिक का मतलब हुआ एक ही जीव के अंतर्गत विभिन्न जीनों में प्रजातियों की विविधता। प्रजाति का मतलब क्या हुआ? समुदाय के मध्य विविधता। ठीक है, सामुदायिक का क्या मतलब हुआ? जीव जंतुओं वनस्पतियों का दूसरे समुदाय के साथ में। ठीक है, वहाँ पे क्या है? एक ही कम्युनिटी के साथ में। प्रजातियों में क्या है? एक ही कम्युनिटी के अंदर विविधता। ब्राह्मण में भी कौन कौन ब्राह्मण, ठीक है, लेकिन वैसे में क्या है कि ब्राह्मण और वैश्य में क्या क्या डिफरेंस। ठीक है, ऐसे समझो, मतलब गुजराती और बिहारी में क्या अंतर, बिहारी और झारखंडी में क्या अंतर, पश्चिम बंगाली और यूपी वालों में क्या डिफरेंस। ठीक है, देखो ये जो शब्द मैं बोलता हूँ ना, इसमें अपनी अस्मिता का उल्लंघन मत समझा करो, गर्व किया करो यार अपने। हाँ मैं बिहारी हूँ, मतलब हाँ मैं झारखंडी हूँ, हाँ मैं मध्य प्रदेशी हूँ, हाँ मैं मराठी हूँ, है ना, हर चीज़ पे गर्व किया करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये गर्व केवल और केवल वहीं तक होना चाहिए जहाँ तक भारत की संप्रभुता और भारत की अस्मिता ना आए। जहाँ भारत की बात आए वहाँ भूल जाओ कि मैं बिहारी हूँ, मैं झारखंडी हूँ, मैं बंगाली हूँ, फिर वहाँ कहो मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन। ठीक है, इतनी बातें हो गई, चलो मज़ा भी आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। क्या है अगला आर्टिकल? जैव विविधता का मापन। ठीक है, तो मापना का मतलब क्या हुआ? मापना का मतलब ये हुआ कि जैसे जो ये क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जैसे घर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका पेड़ हो गया, यहाँ पे और जीव जंतु हो गए, तालाब हो गए, तो इनको मेज़र करना, मतलब इनकी संख्या को मेज़र करना, इनकी समृद्धि को मेज़र करना कि ये कितना इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं और उस इम्पैक्ट का जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, उसको बोलते हैं जैव विविधता का मापन। ठीक है,
अर्थात जैव विविधता के मापन से आशय प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से। प्रजाति की संख्या का मतलब समझते हो? जैसे मान लो कछुआ है, ठीक है, तो कितने कछुए हैं तालाब में? साहब 4 या 3, ठीक है, तो 3 कछुए जो हुए, तो हमने कहा कि कछुओं की प्रजातियां कितनी हैं, तो 3, ठीक है। अगर हमसे किसी ने पूछा बाज की कितनी प्रजातियां, तो हम कहेंगे 2 साहब, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रजातियों की संख्या, ठीक। तो ये बातें समझ के, एवं उसकी समृद्धि के आकलन से, मान लो बाज हैं, कछुआ हैं, बेचारे बीमार तो नहीं है, मजबूत तो है ना, स्ट्रॉन्ग तो है ना, इम्यून सिस्टम उनका अच्छा है ना, सजे धजे है ना, काजल आजल लगा के आए हैं ना, ब्यूटी पार्लर से घूम के आए हैं ना। और सोचो कछुओं का भी अगर ब्यूटी पार्लर हो, मछली का भी ब्यूटी पार्लर हो, बाज का भी ब्यूटी पार्लर हो, तो कितना अच्छा लगे, है ना। सोचा करो ऐसी चीज़ें खाली बैठ के, मतलब सोचा करो, आगे चल के काम आएंगी। क्यों? जब बच्चों को कहानियाँ सुनाओगे तो कहाँ से लेके आओगे? किताबें थोड़ा ना होंगी आपके पास, तो अभी से सोचो, ठीक है। चलिए, प्रजातियों की क्षेत्र विशेष में प्रचुरता का आकलन एवं प्रजातियों में समता का आकलन जैव विविधता मापन का अनिवार्य अंग है। इसका क्या मतलब? प्रजातियों की क्षेत्र विशेष में प्रचुरता, प्रचुरता का मतलब होता है उपलब्धता। मतलब ये जैसे कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, मान लो आपका घर किसी नेशनल पार्क के बगल में है, ठीक है, या किसी नेशनल बर्ड सेंचुरी के बगल में है। जैसे मेरा ही घर है जो है, तो वो बर्ड सेंचुरी के बगल में ही है, ठीक है। तो मान लो बर्ड सेंचुरी के आपका घर बगल में है। अब बर्ड सेंचुरी के आप अगर बगल में घर है, तो वहाँ पे कई सारे पक्षी रोज आपको सुबह सुबह जगा देंगे आके, है ना, कि भाई जग जाओ, मॉर्निंग हो गई है, ठीक। तो वहाँ आपको क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा पक्षी मिलेंगे, सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ मिलेंगी, अलग अलग टाइप की मिलेंगी। जैसे रोज़ मेरे यहाँ मतलब बालकनी में एक से एक प्रकार की चिड़िया आ जाती है। मतलब कभी पीली वाली आ जाएगी, कभी सफ़ेद वाली आ जाएगी, कभी कोई आ जाएगी और परेशान करती रहेगी, बुलाती रहेगी, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, है ना। तो वो जो विविधता है, उनकी जो संख्या की मात्रा है, उसे हम कहते हैं कि प्रचुरता का आकलन, ठीक है। प्रजातियों में समता का आकलन, समता का मतलब क्या कि मान लो कि अभी हमने कहा कि कोई भी वहाँ पे प्रजाति है कछुए की, मान लो, ठीक है। कछुआ तो मेरे घर में नहीं आएगा ना उड़ के, वो तो पानी में रहता है, ठीक है। तो मान लो कछुआ है, कछुए की मान लो 4 प्रजातियां हैं, वहाँ पे संख्या 4 है, ठीक है। लेकिन वो चारों की चारों क्या हैं? अलग अलग हैं अपने में। मान लो कछुए में भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना कछुए, कि ये यहाँ नॉर्दर्न टॉरपिन है, ये फलाना टॉरपिन है, ये यहाँ का टॉरपिन है, सब अलग अलग होते हैं। तो उसी तरीके से अगर ये एक ही प्रजाति का हो, मतलब 4 कछुए एक ही प्रजाति के, जैसे एशियाटिक एलिफेंट, ठीक है, तो चारों के चारों वहाँ पे एशियाटिक ही हो, वहाँ पे अफ्रीकन ना हो। जैसे वहाँ पे लॉयन हो, ठीक है, तो गिर के लॉयन हो, ठीक है, मतलब ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं समता, मतलब समानता। उनकी जो प्रजाति है, उनके किसी में कोई डिफरेंस ना हो, सब एक एक कम्युनिटी के लोग हों, उनको हम कहते हैं जैव विविधता में प्रजातियों में समता। और इन्हीं संख्या और समता का आकलन ही जैव विविधता मापन है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब बात आती है, इसको भी मापन के लिए हम 3 प्रकार की विधियाँ अपनाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो एक तो है यहाँ पे जैव विविधता के लिए अल्फा, बीटा और गामा, ये मान लिया जाता है, ठीक है। अल्फा विविधता, गामा विविधता और आपकी बीटा समझने के लिए है। आपसे सिंपल सा में भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि अल्फा जो विविधता होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ईजी है। अल्फा विविधता किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र की जैव विविधता है। मान लो कोई एक निश्चित क्षेत्र है, ठीक है। अब ये निश्चित क्षेत्र का मतलब ये निश्चित एक कोई तालाब है, ठीक है। तो इस तालाब में जो रहते हैं जितने भी समुदाय, मछलियाँ रहती होंगी, कछुए रहते होंगे, कुछ सांप रहते होंगे, कुछ मतलब झींगे टाइप के रहते होंगे, कुछ छोटे छोटे और गंदे वाले कीड़े रहते होंगे, बगुले रहते होंगे, बतख रहती होंगी, है ना, अलग अलग टाइप के लोग रहते होंगे, कुछ शैवाल, कवक, ये सब रहते होंगे, कुछ वेटलैंड के कुछ लोग रहते होंगे, ठीक है। तो इनको जो हमने बोला कि एक निश्चित क्षेत्र है, मतलब तालाब में पाई जाने वाली जो विविधता है वो कहलाती अल्फा विविधता, ठीक है। ये किसी एक समुदाय या पारितंत्र प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। मतलब यह तो हो सकता है कि वो सबके सब मछली ही हों, तो हो गया एक समुदाय, ठीक है। या हो सकता है मछलियों के साथ साथ और भी हों, और फिर वो जो टोटल संख्या है उनकी, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे बताया कि 2 कछुए थे, 3 बेचारी मछलियाँ थीं, 2 झींगे थे, ठीक है, और 2 बतख थे, 2 वहाँ पे और कोई थे। तो 2 4 2 6 3 9 2 11,
टोटल 11 मेंबर हैं, अर्थात अल्फा विविधता कितनी हुई 11। आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, बस समझना है कि अल्फा विविधता क्या है, किसी पर्टिकुलर एक निश्चित, देखो वही परिभाषाएं हैं, बस घुमा रहा है आपको, मतलब आपके साथ रीजनिंग खेल रहा है कि हाँ अल्फा पहले बताओ, फिर बीटा बताओ, फिर आप आनुवांशिक बताओ, फिर प्रजातीय बताओ, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। बीटा विविधता क्या है? बीटा विविधता थोड़ी इससे आगे होगी, ठीक है। बीटा विविधता जैव विविधता का वह मापन है जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि किस समुदाय से प्रजातियों का कितना पलायन हुआ है। जैसे कि आपको इसको समझने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पर्यावरणीय प्रवणता क्या होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिलता है हाँ तो मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ, ठीक है, पर्यावरणीय प्रवणता का क्या मतलब है, फिर इसके बाद आप इस चीज़ को समझना, ठीक है। अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर आता है, जो कि जैव विविधता की प्रवणता कहलाती है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सा सिंपल सा मतलब है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी में आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा है। तो भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पहले भी पढ़ाया था आपने, समझा होगा। उच्च अक्षांश का मतलब क्या हो? भूमध्य रेखा से ऊपर जाना या भूमध्य रेखा से नीचे जाना, इसको बोलते हैं उच्च अक्षांश की ओर जाना, ठीक है। निम्न अक्षांश का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे आना, ठीक है। तो ये कह रहा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आना, यानी कि ऊपर से नीचे आना, तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर जाना, मतलब वही बात है, ऊपर से पर्वत से भी नीचे आओगे तो प्रजातियों की संख्या में जो अंतर आता है वो कहलाता है जैव विविधता की प्रवणता। सीधी सी बात ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जब हम ऊपर होते हैं, किसी हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, अक्षांश पे होते हैं, तो वहाँ जीवों की संख्या कम होती है। जैसे जैसे हम नीचे आने लगते हैं वहाँ जीवों की संख्या अधिक हो जाती है। तो जो जीव ऊपर सरवाइव करते हैं उनको हम कहते हैं वहाँ रहने की उनकी प्रवणता या उनकी रहने की क्षमता, और जो वहाँ से पलायन कर जाते हैं हम उनको कहते हैं उनकी प्रवणता काफ़ी कमज़ोर रही थी, वो उतने प्रवणशील नहीं थे, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है। तो अब इसको आप समझ सकते हो कि बीटा जैव विविधता क्या हुई। बीटा जैव विविधता वो जैव विविधता हुई कि जो जैव विविधता की फील्ड में जितने भी जीव रहते थे, ठीक है, मान लो मैंने अभी बताया कछुआ है, सब मछली हैं, ये बतख है, लेकिन बतख को लगा कि भाई बहुत दिन हो गया यहाँ पे रहते रहते, एक काम करते हैं थोड़ा पहाड़ों पे चलते हैं। तो बतख अगर यहाँ से तीनों उड़ गए या दो उड़ गए, मान लो जो भी थे, ठीक है, तो यहाँ जो बचा, ठीक, तो हमने क्या कहा कि अब यहाँ पे जो बचे वो केवल 12 बचे, मान लो पहले 14 थे, ठीक है, तो 12 और प्लस 2, जो ये 2 उड़ गए, इनको मिलाकर टोटल हमने कहा ये कहलाई हमारी बीटा जैव विविधता, ठीक है। कितने यहाँ से पलायन किए? 2 पलायन किए, तो ये हमारे हुए बीटा जैव विविधता के पार्ट, अर्थात बतख की कम्युनिटी से 2 लोग पलायन कर गए थे, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है कि मतलब पर्यावरणीय प्रवणता के साथ बिल्कुल वैसे आप, एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप में से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नाम सुना होगा, ठीक है, आपने महायान और हीनयान के बारे में सुना होगा, ठीक है, दिगंबर और आप जैन धर्म में जो संप्रदाय हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, श्वेतांबर के बारे में। तो श्वेत का मतलब क्या होता है? जिसका श्वेत अंबर हो, मतलब श्वेत का मतलब कोई कपड़ा जो पहनते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब होता है जिसकी दिशाएं ही अंबर हो, मतलब जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो, ठीक है, मतलब वो लोग नंगे रहते हैं, ठीक है, उनको वस्त्र नहीं पहनना होता है। तो जब वहाँ पे अकाल आया तो लोगों ने वहाँ से वो स्थान छोड़ दिया, ठीक है, स्थान वहाँ से वो छोड़ दिए, मतलब वो उस अकाल का सामना नहीं करना चाहते थे। और जब उन्होंने वो स्थान छोड़ा, ठीक है, और जो वहाँ बने रहे, ठीक है, और जो छोड़ दिए, तो इसी के मध्य के डिफरेंस को हम कहते हैं बीटा विविधता। मतलब जो बचे रहे वहाँ पे वो कौन थे और जो छोड़ दिए वो कौन थे। तो जो छोड़े हैं वो हमारे कहलाए बीटा विविधता, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे ज़्यादा समझना नहीं है, ठीक है।
पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की जो तुलना है वही हमारी ये कहलाती है। ठीक है, इतना हो गया। आवास या समुदायों के एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापन होने की दर बीटा विविधता कहलाती है, मतलब इसी का शॉर्ट वर्जन। ठीक है, आवास जो भी है और जो भी प्रजातियां हैं उनके बीच जो विस्थापन होता है समुदाय के मध्य, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, बीटा विविधता। विस्थापन का मतलब जाना, जैसे इस समय आप देख रहे होंगे अफगानिस्तान से लोग इंडिया आ रहे, तजाकिस्तान जा रहे, ओमान जा रहे, तो वो एक तरीके की बीटा विविधता ही कहलाई। बाद में आता है गामा विविधता। गामा विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बताती है। मतलब भौगोलिक क्षेत्र बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्फा का मैंने बताया था ना, मतलब लेकिन ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, मतलब अल्फा की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैव विविधता की प्रवणता ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, तो आप बता सकते हैं कि साहब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आने में या पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की ओर आने पे जो प्रजातियों की संख्या में अंतर होता है वो जैव विविधता की प्रवणता कहलाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, मैंने इससे पहले भी बताया था, वो क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहाड़ से नीचे आने पर जैव विविधता में ह्रास होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों, पहाड़ से नीचे जब हम आएंगे तो जैव विविधता बढ़ती है, नीचे से पहाड़ के ऊपर जाने पर जैव विविधता क्या घटती है, या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पर जाने पर जैव विविधता घटती है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश पर आने पर जैव विविधता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे सन की रेस ज़्यादा पड़ती हैं, बारिश ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा पेड़ पौधे हो पाते हैं, जो मिट्टी है वो ज़्यादा नम हो पाती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है जैव विविधता को खतरा किससे है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आवासों का विनाश अगर हो रहा है तो बढ़ती है, विदेशी प्रजातियां अगर आ रही हैं तो वो क्या करती हैं, जो देशज प्रजातियां होती हैं उनको खाने लगती हैं। आप में से अधिकांश बच्चे जब हमसे करंट अफेयर्स पढ़े हो तो मैंने वहाँ पे आपको कई बार पढ़ाया ना, इन्वेसिव स्पीसीज, तो वो विदेशी प्रजातियां ही होती हैं। पोल्यूशन के कारण भी कई सारी जैव विविधता का ह्रास होता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो गई तो भी जैव विविधता का ह्रास होता है, गरीबी है तो भी जैव विविधता का, गरीबी का मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा लोग गरीबी में सस्ता भोजन खाते हैं, तो मुर्गा खा लिए, कहीं मीट खा लिए। आपको मैं एक स्टोरी बताऊं कि मैं एक बार था जो आपका बना हुआ कैनॉट प्लेस में कॉफ़ी होम और कॉफ़ी शॉप, तो मैं कॉफ़ी होम में था, तो वहाँ पे एक मैगज़ीन रखी हुई थी। उस दिन एक सज्जन लेके आए थे मैगज़ीन, तब तक हमारी मतलब मीटिंग नहीं शुरू हुई थी, तो हम लोग मतलब वहाँ पे बात कर रहे थे, तो मैं एक मैगज़ीन उसको पढ़ रहा था। तो उस मैगज़ीन में एक कौआ था, प्रजाति कौए की थी, तो उसमें लिखा था कि उस समय अमेरिका में मतलब वो कौए जब आसमान में उड़ते थे, मतलब 1700 के समथिंग आसपास, ठीक है, तो पूरा का पूरा आसमान ढक जाता था बादलों से, मतलब सन की रेस को ढक लेते थे, इतना बड़ा बड़ा झुंड उड़ता था। ठीक है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि ये बहुत ज़्यादा कौवे हो गए, जैसे कबूतर की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो लोग क्या करते हैं, उनको मरवाने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी की गई, कहा गया एक काम करो, इन कौवे का आप शिकार कर सकते हो। उसके बाद भाई साहब लगभग 50 से 60 वर्षों तक, ठीक है, उस कौवे को मतलब हर दुकान में मतलब 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये और हज़ारों कौवे रोज़ मारे जाते थे वो वाले, और लोग खाते थे बड़े चाव से। स्थिति ये हो गई थी जब मैं उस दिन वो मैगज़ीन पढ़ रहा था, ठीक है, एक केवल अंडा बचा था उस पूरी की पूरी प्रजाति का, एक अंडा इसलिए बचा कर रखा गया था उस अंडे का, मतलब जेनेटिक उसमें लैब में क्रायो प्रिजर्व करके, कि शायद इससे हम आगे बच्चा इसका निकलवा सकें और फिर आगे चल के हम इस स्पीसीज़ को फिर से हम बना सकें। लेकिन वही था, वो भी बेचारा काम नहीं कर पाया, तो वो आज पूरी की पूरी प्रजाति कौवे की विलुप्त हो गई। मतलब सोच सकते हो कि इंसान कितना अद्भुत टाइप का इंसान है कि कुछ चीज़ों को बिल्कुल ही खा जाता है। जैसे गौरैया आपको बहुत कम देखने को मिलती होगी। ठीक है, कुछ नेचुरल कारण हैं, जलवायु परिवर्तन भी है, एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है उसका विस्तार हो रहा, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। ठीक है, अब बात आती है भारत में जो जैव विविधता है वो कितनी है। तो विश्व के कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में भारत भी शामिल है। ठीक है,
मतलब पूरे वर्ल्ड में लगभग 17 मेगा डाइवर्सिटी पार्क बनाए गए हैं, या कहें पूरे वर्ल्ड को 17 मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, उसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। जैव विविधता की अगर दृष्टि से बात करें तो भारत विश्व के 10 और एशिया के 4 शीर्ष देशों में शामिल है। ठीक है, तथ्यात्मक चीजें हैं, बस पता होनी चाहिए, हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले। भारत में उच्च जैव विविधता जंगली वृक्षों एवं जीवों में अधिक दिखाई देती है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे जरूर बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता मिलेगी कहाँ पे, जो जंगली वृक्ष हैं, मतलब उनकी प्रजातियाँ हमारे यहाँ बहुत सारी हैं। जीव हमारे यहाँ अलग अलग डाइवर्सिटी के हैं। आप में से अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि जब आप रामायण पढ़ते हैं तो रामायण का शायद दूसरा पेज ही उसमें नीचे लिखा होता है कि 84 लाख योनियाँ हैं। योनियों का मतलब क्या होता है कि जीव जंतुओं के प्रकार, उसमें मानव भी आता है। ठीक है, भारत के 24.16% भाग पर वन पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के 4 क्षेत्र हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध माने जाते हैं, जिनको आप हॉट स्पॉट कहते हो। ठीक है, हॉट स्पॉट अलग होता है, हॉट स्पॉट अलग होता है, वो समुद्री क्षेत्र होते हैं और ये आपके स्थलीय क्षेत्र भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इंडो बर्मा का क्षेत्र मतलब म्यांमार का एरिया। ठीक है, हिमालयन क्षेत्र आपका पूरा हिमालयन रीजन, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका एंड सुंडालैंड का क्षेत्र। ठीक है, ये सारे के सारे क्षेत्र आपके यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर सुंडालैंड कहाँ पे है, तो एक बार आपको मैप में दिखा देते हैं। जो निकोबार का जो क्षेत्र है ना, अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र, उसी को सुंडालैंड के अंतर्गत, उसी के जितने भी आसपास के आइलैंड आते हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये सुंडालैंड का जो क्षेत्र होता है इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। बाकी आपको मैंने इंडो बर्मा बताया था, ये रीजन है आपका। ठीक है, वेस्टर्न घाट आप में से अधिकांश बच्चों ने देखा ही है, तो बाकी कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, हिमालयन रीजन आपको अच्छे से ही पता है। ठीक है, इतनी बातें। तो ये हो गया, यहाँ पे आपके 4 क्षेत्र हो गए। ठीक है, भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनको बांटा गया है अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, तो कौन कौन से, एक तो ट्रांस हिमालयन। ट्रांस हिमालयन का मतलब ये होता है कि जो आप ये हिमालय का रीजन देख रहे हो यहाँ पे, ये जैसे आप हिमालय का रीजन देख रहे हो ना इस जगह पे, तो इस हिमालय के रीजन को मतलब यहाँ पे ये जो लद्दाख का क्षेत्र है ना, ऊपर का काराकोरम दर्रे के पास का, इसको बोलते हैं ऊपर वाले क्षेत्र को ट्रांस हिमालयन। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो हमारे साथ तो वहाँ पे हिमालयन की जब श्रेणी को हम आपको बांटते हैं तो उसी को कहते हैं ट्रांस हिमालयन के अंतर्गत के क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये शामिल है। दूसरा है यहाँ पे हिमालयन, जो नॉर्मल हिमालय है। मरुस्थलीय क्षेत्र आपने देखा होगा, राजस्थान का जो एरिया है। पश्चिमी घाट, दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार, अर्ध शुष्क क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन, और जो आइलैंड हैं जैसे हमारा कौन सा, लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है भारत में जंतु विविधता। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जैव विविधता। ठीक है, अब है जंतु विविधता। जंतु विविधता का मतलब हुआ कि जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु का मतलब जो कशेरुकी और अकशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, मतलब यहाँ पे ज़्यादा आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे तो फिर ये क्या हो जाएगी, आपकी बायोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, तो डिटेल में मैं नहीं पढ़ाने वाला, बस आपको सामान्य इनका परिचय दे दूंगा कि कशेरुकी किनको कहते हैं, अकशेरुकी किनको कहते हैं, और कौन कौन कशेरुकी में आते हैं, कौन कौन अकशेरुकी में आते हैं। यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको आपको डॉक्टर नहीं बनाना है या उसको आपको इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं बनाना है। ठीक है, कशेरुकी का मतलब होता है सामान्य तौर पर वे जंतु जिनके बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, यानी कि उनकी जो बैकबोन होती है वो अगर मौजूद है, हड्डियां मौजूद हैं, तो हम कहते हैं वो कशेरुकी प्राणी हैं। अकशेरुकी का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको हम कहते हैं अकशेरुकी। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन कशेरुकी में हैं, कौन कौन अकशेरुकी के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कशेरुकी के अंतर्गत मछलियां हैं और उभयचर हैं। उभयचर का मतलब जानते हो क्या होता है, उभयचर का मतलब होता है जो पानी में भी रह लें और जो स्थल में भी रह लें, मतलब उभय का मतलब एम्फीबियन। आपको पता होना चाहिए, अभी चाइना ने एक विमान बनाया था एम्फीबियन, जो कि पानी में भी, समुद्र में भी चल सकता था और आसमान में भी उड़ सकता था। काफ़ी सारे विमान होते हैं, उनका नाम ही इसीलिए एम्फीबियन होता है। तीसरा है सरीसृप, चौथा है स्तनधारी और पांचवा है पक्षी। आपको पता है पक्षियों की हड्डियां होती हैं,
स्तनधारी मतलब हम सब लोग जितने होते हैं स्तनधारी, स्तनधारी की खास बात ये होती है कि ये जो होते हैं ना अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं पहली बात, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ है ना मादा जो होती है वो बच्चों को स्तनपान कराती है, ठीक है। साथ ही इनकी बॉडी में बाल होंगे, नाखून होंगे, मतलब जैसे हम लोगों के होते हैं ना राक्षस वाले नाखून बाल, बिल्कुल वही सारी चीज़ें इनमें भी मौजूद होता है। सरीसृप का मतलब रेंगने वाले, ठीक है, जो रेंगते हैं। जैसे आपने देखा होगा मगरमच्छ वगैरह को देखा होगा, ठीक है, आपने सांप को देखा होगा, ठीक है, छिपकली को देखा होगा, ठीक है। जब छिपकली वगैरह मरती हैं तो आपने देखा होगा इनकी सूखी हड्डी हड्डी बस दिखती होगी आप लोगों को, ठीक है। वही चीज़ें हैं, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अकशेरुकी के अंतर्गत क्या होता है, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस, नेमेटोड्स, ये अधिकांशतः आपको समुद्र में मिलते हैं। आपने देखा होगा ना कि कुछ जीव जंतु आपके घर में ऐसे भी आ जाते होंगे छोटे छोटे बेचारे जिनमें कोई हड्डी नहीं होती है ना, मतलब छोटे छोटे जिसको केचुए आप बोल सकते हो। या आप में से जिन बच्चों ने देखा होगा कि कोई चीज़ आपके यहाँ अगर सड़ जाती है, वेस्ट हो जाती है, तो उसमें जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं वो भी एक तरीके के अकशेरुकी ही होते हैं, ठीक है। सभी नहीं, कुछ मतलब होते हैं, ठीक। तो वही बातें हैं कि कशेरुकी जंतु में रीढ़ की हड्डी की पाई जाती है और अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। रीढ़धारी जो जंतु होते हैं पृथ्वी पर संख्या में सबसे कम है, परंतु पारितंत्र में इनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। ये बात याद रखनी है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि साहब रीढ़धारी तो सबसे ज़्यादा होंगे। नहीं, सबसे ज़्यादा जो जीव जंतु हैं वो कौन से, बिना रीढ़ वाले, जो कि समुद्र में या कहीं। अब वायरस वगैरह जो होता है उसके रीढ़ की हड्डी थोड़ा ना होती है, आपको दिखता है वायरस में रीढ़ की हड्डी होती है, नहीं होती ना। तो वही चीज़ें हैं। रीढ़धारी जंतुओं में विभिन्न आवास क्षेत्र एवं समुदायों में भिन्नता के कारण अधिक विविधता देखी जाती है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा मतलब उनका आवास क्षेत्र जितना भिन्न होगा, समुदायों में उतनी भिन्नता होगी, उतनी ही ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है वही स्तनधारी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मैमल्स मतलब क्या होते हैं, जिनके शरीर पे बाल हो, नाखून हो, केराटिन से बने सींग हो। आपके सींग है नहीं है, ठीक है। जटिल मस्तिष्क हो, तंत्रिका तंत्र भी हो। तंत्रिका तंत्र आप लोगों में से अधिकांश बच्चों ने चित्र बनाया होगा ना, ऐसे करके आप लोग मतलब नुकीला खूब बड़ा ऐसे फूल बनाते थे और फिर उसको निकालते थे, ठीक है। तो वही है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस पता होना चाहिए नॉर्मल। उभयचर क्या होते हैं, मत्स्य एवं सरीसृप के बीच की प्रजाति, मतलब जो स्थल और जल दोनों में रह सकें वो उभयचर कहलाते हैं। इनके शरीर पर भी बाल, नाखून और पंख नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि जो मछलियाँ होती हैं उनके बाल थोड़ा ना इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और नाखून भी नहीं होते हैं। नाखून होते हैं क्या उनके, कांटे होते हैं वो, बस पंख भी नहीं होते हैं। मेढक जो है वो उभयचर वर्ग का प्राणी है, ठीक है। आप कहोगे सर मेढक के तो नाखून होते हैं, ठीक है, बाल कहाँ होते हैं उसके, ठीक। पक्षियों के पंख विकसित होते हैं जिससे वे उड़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम किस में रखते हैं, पक्षी मतलब कशेरुकी प्राणी में। ये समतापी प्राणी होते हैं। अधिकांशतः आपको मैंने पढ़ाई दिया है कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड कौन कौन से प्राणी होते हैं। आपको ये भी मैंने पढ़ाया कि शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होती है, ठीक है। तो बस इतनी बातें आप समझिए। अच्छा एक बात बताना कि मानव कौन सा है, हॉट ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे समतापी का यहाँ पे हॉट ब्लडेड भी आना चाहिए, ठीक है। सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले जीवों को सरीसृप कहा जाता है, ठीक है। इनके शरीर पर बाल या पंख के बजाय सल्क होते हैं। सल्क का मतलब मैंने आपको बताया था जब पेंगोलिन पढ़ाता हूँ तो मैंने आपको नहीं बताया था कि मान लीजिए जैसे ये सांप है, ठीक है, मान लो ये सांप है, आपको सर सांप ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सांप की बॉडी कुछ ऐसी बनी होती है, ठीक है ना, उसकी बॉडी पे कुछ ऐसे करके शेप बने होते हैं, ठीक, जैसे मेहंदी लड़कियां रखती हैं ना आप लोगों में से, ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा और कट कर दो, ऐसे मान लो, ठीक है। ऐसे जो ये शेप बना होता है इसी को बोलते हैं सल्क, ठीक है, थोड़ा नुकीला टाइप का। ये असमतापी कोल्ड ब्लडेड यानी कि होते हैं, ठीक है। तो ये सांप क्या होते हैं, एक तरीके के कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है मत्स्य, मछलियाँ, ये भी कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है। अकशेरुकी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है। ये प्रजातियां शारीरिक रूप से बहुत छोटे और ज़्यादातर जलीय पारितंत्र में पाई जाती हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया समुद्र में ये अधिकांशतः पाई जाती हैं, ठीक है। इनका आवास क्षेत्र मुख्यतः दलदली क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र होता है, ठीक है। जो अकशेरुकी होते हैं वो सामान्यतः दलदली या समुद्री क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला आर्टिकल है आयुष्यन का वर्गीकरण। देखो ये वैसे है तो करंट का,
ठीक है, आपसे करंट में ही पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा IUCN के बारे में बताइए, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ठीक। लेकिन आपसे करंट में भी जो मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने आपको ये तो मैं पढ़ाता रहता हूँ कि IUCN में एशियाटिक लायन क्या है, इंडेंजर्ड है, ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट क्या है, ठीक है, मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ कि वल्नरेबल है। लेकिन आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलुप्त का क्या मतलब है, ठीक है, या आप संकटग्रस्त का क्या मतलब है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 9 श्रेणियां हैं, 9 की 9 आपको नहीं याद रखनी है, ठीक है, कुछ को बस याद रखना बेसिक तौर पे, बाकी अभी हो सकता है ना पूछे, अब की बार ऐसा ही केवल पूछ दे कि निम्न में से कौन कौन सी वनरेबल के अंतर्गत आती हैं, तो वो लिस्ट हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिर भी पता होना चाहिए कि एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है। जब हम पढ़ते हैं ना इंडेंजर्ड है, तो इंडेंजर्ड का क्या मतलब, तो वो बेसिक अगर पता हो जाएगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से कर लोगे, और बहुत ईजी है, क्रम में है सब एक दूसरे से। विलुप्त का मतलब क्या हुआ कि वो दिखाई ही नहीं पड़ रही, ठीक है, मतलब है ही नहीं, अर्थात जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित ना हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या विलुप्त हो या समाप्त हो चुकी हो, और ये आश्वस्त रूप से जानकारी हो कि ये प्रजाति पूरी तरह से गायब हो चुकी है, विलुप्त प्रजाति कहलाती। मतलब वो नहीं गायब हो गया, अब दोबारा मिलेगा नहीं। जैसे मैंने अभी आपको कौए का एग्जाम्पल दिया था, तो वो एक तरीके की क्या होगी, विलुप्त प्रजाति, ठीक है। अब विलुप्त में भी एक और विलुप्त है, क्या, वन से विलुप्त, मतलब एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो जिस प्रजाति की समस्त प्रजातियां उसके प्राकृतिक आवास में तो समाप्त हो गई हो, लेकिन अभी भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जो उनके प्राकृतिक आवास से अलग चिड़ियाघरों में प्रिजर्व करके रखी गई हों, ठीक है, या उन्हें अन्य कृत्रिम आवासों में रखा जाए। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्या था कि कई सारे जो जीव जंतु होते हैं उनके जो स्पर्म होते हैं या उनके जो एग होते हैं उनको क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के माध्यम से कई वर्षों तक स्टोर करके रखा जाता है, ताकि अगर कोई एक नई रिसर्च हो जाए, DNA सीक्वेंसिंग हो जाए, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके माध्यम से उन जीव जंतुओं को फिर से हम जीवित कर पाएँ, तो इसलिए रखा जाता है, ठीक है। गंभीर संकटग्रस्त किसको बोलते हैं, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होता है, ठीक है। कोई आप 3 स्पीस कमेंट बॉक्स में बताना जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होने का जिन पर गंभीर खतरा बना हुआ हो, तो उनको हम कहते हैं क्या, कि ये गंभीर संकटग्रस्त है, मतलब जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे इनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा समाप्त होने की संभावना मिले। 10 वर्षों में प्रजाति की संख्या में लगभग 90% से भी ज़्यादा अधिक की कमी देखी जाए। तो ये 2 क्राइटेरिया इनके आप याद रखना। तीसरा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डेप्थ में आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा कि जो अपने प्राकृतिक आवास से विलुप्त हो रही हो, तो आप बता देना, ठीक है। प्रजातियों की संख्या 250 से कम हो, 3 वर्षों में 25% की कमी आए, केवल 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य इस बच्चे में, ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन लिख लेना, फिर भी पढ़ लेना एक बार, दिक्कत नहीं होगी। 10 वर्षों में 50% है ना, ये कुछ नहीं पढ़ना है। विलोपन के अत्यधिक नज़दीक, मतलब विलुप्ति के कगार पे होती है, ठीक है, मतलब विलुप्त के बाद की ये श्रेणी है। अगर मैं कहूँ विलुप्त नंबर 1 से विलुप्त नंबर 2, तो तीसरे नंबर पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड आती है, और हम लोग यहीं से पढ़ते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड से, ठीक है। फिर बात आती है इंडेंजर्ड, मतलब संकटग्रस्त की, ठीक है। प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बनाओ, अर्थात 10 वर्षों में प्रजातियों की संख्या में 70% की कमी देखी गई हो। उसमें मैंने कितना बोला, 90%, ठीक है। तो ये 2 फीचर आप यहाँ पे याद रखना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड के मध्य में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि 90% और वहाँ पे कितना है 70%, बाकी सेम फीचर यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी आप ये पढ़ लेना, ये किसी काम के नहीं है, केवल 250 उससे कम परिपक्व सदस्य, ये याद नहीं रख सकते ना हम। और यूपीएससी भी इतनी मूर्ख नहीं है कि हमको इतने तथ्यात्मक चीज़ें दे दे कि रटो बेटा, और संस्थान यही रटवाते हैं, तो क्या फ़ायदा रट के, ठीक है। प्रजातियों की संख्या 2500 से कम और 5 वर्षों के अंदर नहीं पूछेगा। फिर आता है वनरेबल, ठीक है। वल्नरेबल का मतलब क्या हुआ, सुभेद्य। आप हिंदी में मत याद करना है, इंग्लिश में याद करना, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आएगा, तभी आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है वनों में संकटग्रस्त हो और प्रजातियों की संख्या में 10 वर्षों में 50% की कमी आई हो। आप समझ रहे हो ना, 90 70 और आपका 50, मतलब 20% के लेस के हिसाब से इनको बनाया गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड 90 है, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, ये सब तो लिख ही लो, लेकिन शॉर्ट में याद करने को ऐसे लिखा करो, क्रिटिकली 90%,
इंडेंजर्ड 70%, ठीक है, वल्नरेबल 50%। और एक और काम करना, जब भी आप पढ़ते हो ना वल्नरेबल, मान लो आपने पढ़ा कि अच्छा ओलिवरिडलेट टर्टल्स वल्नरेबल हैं, तो दिमाग में आ जाना चाहिए ओ 50% बचे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे अगला क्या, अगला यहाँ पे है, ये तो आपको नहीं याद रखना कि 10,000 से कम हो, 10 वर्षों के अंदर 10% हो, केवल 1,000 हो, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर बात आती है नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड का मतलब निकट संकट, मतलब संकट के नज़दीक है, अर्थात निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है, ठीक है। अर्थात अगर मैं अब इसको सीक्वेंस में लगा दूं, जरा 3 और पढ़ के बता देता हूं। संकट मुक्त मतलब ये संकट ही नहीं है, मौज कर रहे हैं, आंकड़ों का अभाव है, पता ही नहीं है, नॉट एविलेटेड है, ठीक है, मतलब अनाकलित है, अभी इनका हम आकलन नहीं कर पा रहे। तो ये 9 श्रेणियां हैं। अगर मैं आप इनको सिनॉप्सिस बना दूं आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 में 3 को तो हमें देखना ही नहीं है, मतलब संकटग्रस्त है, ठीक है। पहली क्या है, एक्सटिंक्ट है, ठीक है। दूसरी क्या है, वनों से एक्सटिंक्ट है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से विश्व में कहीं ना हो। इसमें क्या है, वन से समाप्त हो लेकिन कहीं अन्य पे रखी गई हो। तीसरी यहाँ पे क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड 90% की कमी आ रही हो। फिर आता है इंडेंजर्ड जिसमें 70% की कमी आ रही हो। फिर आता है वल्नरेबल, यहाँ पे कितनी है, 50% की कमी आ रही हो। और फिर यहाँ पे आपका ये कौन सा आता है बताइए, नियर थ्रेटेंड, ठीक है। नियर थ्रेटेंड का मतलब भविष्य में ये कहीं वल्नरेबल ना हो जाए, मतलब 30% के समथिंग यहाँ पे होता है, ठीक है। बस ऐसे याद रखना है, बाकी कुछ मत याद रखो। शैवाल ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, शैवाल क्या होते हैं। ये हरे रंग की वनस्पतियां हैं, दलदली भाग में एवं जल में विकसित होते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं उनका कलर हरा होता है, जबकि समुद्री जल में जो भी शैवाल पाए जाते हैं उनका कलर लाल या भूरा रंग का होता है। ये स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं ही निर्मित करते हैं, ठीक है। अगला है कवक। हमेशा सुनते रहते होगे कि ये रोग कवक से हुआ, या आप में से देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद उस पर फंगी पड़ जाती है, फंगस हो जाता है ब्रेड में, खाने में, ठीक है। या कोई ऐसी आप चीज़ लेके आते हो जिसमें कुछ दिन तक उसको आपने रखा, मतलब रखे हुए हो, तो उस पर ऊपर सफ़ेदी आ जाती है, तो वो एक तरीके का कवक होता है, ठीक है। ये प्रायः मृत जैविक पदार्थों के ऊपर पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है, मतलब जो पत्तियों को हरा बनाता है, ठीक है। ये भोजन स्वयं नहीं बनाते, परजीवी होते हैं, मतलब बेचारे दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। भारत में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट में कई सारी स्थानिक, मतलब इनकी इंडेमिक प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता है, जीवाणु, मतलब ये भी परजीवी प्रजातियां। सिंपल सी बात है, लोग अपना खाना बनाएंगे तो बेचारे हमसे क्यों चिपकेंगे आके, हमें क्यों बीमार करेंगे, लॉजिक लगाओ ना, है ना। दूसरों पर रहकर ही तो ये हमें बीमार करते हैं आके, इसीलिए अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। दूसरे जीवों से क्या भाई साहब, सीधे लिख दो ना, मानव से प्राप्त करते हैं, ठीक है, मतलब मानव की बेइज्जती ना हो इसलिए लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। अगला आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का मतलब क्या होता है, पादपों के तनों एवं पत्तियां तो अलग होते हैं परंतु इनमें जड़ अनुपस्थित होती है। मैंने आपको कल एक चित्र दिखाया था इसके पहले के वीडियो में, तो उसमें क्या था कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे पादप होते हैं जो अलग थलग तैरते रहते हैं पानी में, जैसे मैंने आपको मैंग्रोव दिखाया था, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। ना तो इनमें बीज होता है ना ही इनमें फूल होता है। जो वेटलैंड के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। आपसे सिंपल से एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लेगा, बाकी आपको नहीं याद रखना है। टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एजियोस्पर्म आदि ये भी पौधे की प्रजातियाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। हाल ही में चर्चा में रहे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एजियोस्पर्म क्या हैं, तो आप बता देना, पादप की प्रजातियाँ हैं। भाई साहब इनका हिंदी मत याद करना, ये हिंदी में काम नहीं आएंगे और ना ही हिंदी में आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ही इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगली बात आती है लाइकेन की। लाइकेन क्या होते हैं, ये निम्न श्रेणी की छोटी वनस्पतियों का समूह होता है। ये विभिन्न आधारों जैसे वृक्ष की पत्तियों, छालों, प्राचीन दीवारों, चट्टानों एवं शिलाओं पर उगते हैं। दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अरे आपने देखा होगा ना, काई, दीवारों में काई लग जाती है ना, दीमक की तरह, उसको बोलते हैं लाइकेन एक तरीके से, ठीक है। इमेजिन कर लो, बिल्कुल वैसे ही होता है लाइकेन, ठीक है। नदी जल की निचली सतह पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी आप निचली सतह पे क्यों नहीं पाए जाते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी होती है, ठीक है, और मिट्टी में सही से रह नहीं पाते हैं, और ये वहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से बहते रहते हैं, और पानी क्योंकि चलता रहता है ना, तो इसलिए ये बेचारे रह नहीं पाते वहाँ पे,
जहाँ स्थिर होता है पानी वहाँ पे ज़्यादा पनपते हैं, या जहाँ पे नम भूमि होती है वहाँ पे ज़्यादा पनपते हैं। प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं। अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था? संकेतक प्रजातियाँ। तो लाइकेन वास्तव में संकेतक प्रजातियों के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, ठीक है। कवक एवं शैवाल के सहजीवी संबंध के रूप में काम करते हैं। कवक मैंने आपको बताया और शैवाल इनके साथ में मतलब मिल के काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है प्लैंकटन समुदाय। इसको मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी पढ़ाया था कि सागर तल से 200 मीटर गहरे भाग में जल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जंतु पादपों को प्लैंकटन कहते हैं। आपने वीडियो जब शुरुआत में देखा होगा जो 30 से 40 सेकेंड का आता है, तो उसमें जो मैं पिक्चर्स आगे लगाता हूँ तो उसमें आपको कछुए के साथ साथ जीव जंतुओं के साथ में समुद्र के अंतर्गत जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं ना, वो प्लैंकटन ही होते हैं, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा मत समझिए। पादपों को फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं और जंतुओं को जूप्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है। आप पढ़ते होगे ना कि जूप्लैंक्टन जो होता है वो क्या होता है, तो जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब बड़े मक्कार टाइप के हैं, आलसी टाइप के बोलते हैं। फाइटो का अब अच्छा एक बात बताओ, फाइटो का मतलब क्या होगा? फाइटो का मतलब ही होगा पादप, मैंने ऑलरेडी आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है। जू का मतलब होता है कोई जंतु होगा, तो जंतु क्या करेगा? जब पेड़ है तो उसी से कहेगा भाई कुछ दे दे खाने को, तेरे पास तो बनाने का सब कुछ है ना। जैसे लड़के, मतलब लड़के और लड़की अगर साथ रहते हैं ना, तो लड़के रेयर होकर जो खाने बनाएंगे, ठीक है, वरना लड़कियों से कहेंगे अरे मैडम जी कुछ बना दीजिए, है ना। नेक्टन के अंतर्गत बड़े तैरने वाले जीव जंतु आते हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए, हाँ नेक्टन क्या होता है? बड़े तैरने वाले जीव जंतु। बड़े तैरने वाले जैसे समुद्री गाय, ठीक है, आप लोग पढ़ते होगे ना, समुद्री घोड़ा, है ना, या डुगोंग, है ना, ये सारे जीव जंतु। या मछली जो बड़े बड़े बड़ी व्हेल मछली, वो सब आते हैं। फिर बात आती है जैव विविधता के संरक्षण। ऑलरेडी इसको मैंने प्रीलिम में आपको बहुत बार पढ़ाया है, प्रीलिम बूस्टर में, और इससे पहले भी जब आपको पढ़ा रहा था सीबीडी के बारे में, है ना, तब वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ बस मैं नॉर्मली आपको बता दूंगा, 1992 का जो रियो अर्थ समिट हुआ था वहाँ पे हमने सीबीडी को अपनाया था, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। और उसी के अंतर्गत हमने क्या किया था, इंडिया ने 2002 में अधिनियम पास किया, जैव विविधता बोर्ड बनाया। कमेंट बॉक्स में बताना कि जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता है उसके हेड कौन होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सीबीडी से रिलेटेड 2 प्रोटोकॉल हैं, कार्टेजना और नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। नगोया में ही आपका आईची लक्ष्य है, और एक बात और जो बतानी थी, ये बाध्यकारी हैं सारे के सारे, और एक बात और जो बतानी है वो ये क्या, ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है उसके अंतर्गत सीबीडी को भी पैसा प्राप्त होता है। बाकी 4 जो और हैं वो यूएनएफसीसी हैं, यूएनसीसीडी हैं, ठीक है। पारा है आपका, पॉप्स है आपका, और यहाँ पे यूएनएफसीसी होगा, यूएनसीसीडी हो गया, ठीक है। तो 5 आपके हो गए, इनको पैसा यहाँ पे मिलता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। फिर बात आती है जैव विविधता के संरक्षण के उपाय। इसमें आपको बस तथ्य याद रखना है, बाकी डिटेल विटेल कुछ भी नहीं याद रखनी, ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि कौन एक्स सीटू हैं, कौन इन सीटू हैं, यही आपसे पूछता है, ठीक है। तो स्वस्थानीय मतलब इन सीटू कौन से हैं, जो उसी स्थान पर संरक्षित किए जाएँ। एक्स सीटू का मतलब जो बाहर वहाँ से हट कर किए जाएँ, तो आपको वो लिस्ट पता हो। बाकी इसका डिटेल हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, तब आप और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो स्वस्थानीय में कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, ठीक है, और जैव मंडल आगार, बायोस्फीयर रिजर्व ही इसको कहते हैं। देखो कई बार यूपीएससी आपको बायोस्फीयर रिजर्व लिखकर हिंदी में देगी, ठीक है, मतलब आपको ऐसे लिख देगी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कई बार देगी, और कई बार आपको जैव मंडल आगार दे देगी। तो दोनों याद रखना कि भाई साहब जैव मंडल आगार को ही बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ठीक है। पवित्र उपवन और झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार, मतलब जो कम्युनिटी रिजर्व्स होते हैं उनकी बात किया जा रहा, ठीक। तो इतने बातें याद रखना कि 5 के 5 इसमें शामिल है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए मैं बताऊँ जो चीज़ें याद रखना है, या तो ये पाँचों याद कर लो कि केवल यही 5 हैं इन सीटू में, या आप एक्स सीटू का कोई याद कर लो, ठीक है। और एक्स सीटू की खास बात क्या है ना कि वहाँ पे बैंक होगा, चिड़ियाघर होगा, बस उससे आप समझ जाओगे कि अच्छा ये सब बाहरी चीज़ें हैं, जैसे बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, वनस्पति उद्यान। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि साहब राष्ट्रीय उद्यान और बॉटेनिकल गार्डन, और यहाँ पे आपको दे देगा क्या, बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि साहब नहीं ये सब के सब क्या होते हैं,
बॉटेनिकल गार्डन हो, ये सब के सब बाहरी वाले होते हैं, ठीक है, मतलब बा स्थान है। वृक्ष उद्यान हो गया, ठीक है, जंतु उद्यान हो गया, ये सब के सब बाहरी हैं। केवल राष्ट्रीय उद्यान ही हमारा स्वस्थान है और चिड़ियाघर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। जीन पूल सेंटर वो भी आ जाता है, ठीक। तो ये सब के सब किस में आ जाएंगे, बाहर के। जैसे जीन बैंक है ना, इसी में आता है जीन पूल सेंटर, इसी को बोलते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर आपको दे दे बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान किसके अंतर्गत हैं, तो आप कहना साहब XC2 के अंतर्गत हैं या बा स्थाने के अंतर्गत हैं। आपको अगर क्वेश्चन दे दे राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संरक्षण आगार, ठीक है, आपको बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, और आपको दे दे पवित्र उपवन और झीलें, ये किस में हैं, तो ये सब स्वस्थाने में है, मतलब इन सीटों में है। बाकी इनका डिटेल का क्या अर्थ है, एक एक चीज़ को हम राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसको सबको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मैं चाहता तो आपको यहाँ ये बता देता, लेकिन फिर बात है ना कि तुलना वाला भी मुझे पढ़ाना था और वीडियो की लेंथ खामखा बड़ी हो जाती, और वही बात है जब 2 पार्ट में मुझे कंप्लीट ही करना है तो एक लास्ट पार्ट और हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लासेस आपको काफ़ी पसंद आई होंगी, आपको सारे आर्टिकल भी पसंद आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट 12 पार्ट में। नेक्स्ट का मतलब लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट के बाद आपकी पूरी इन्वायरमेंट कवर हो जाएगी। अर्थात हमने डे 12 में पूरी की पूरी इन्वायरमेंट क्या कहें 24 आवर्स के अंदर अंदर इन्वायरमेंट कवर कर ली। अर्थात 20 आवर्स में समथिंग मैंने इन्वायरमेंट आपकी कवर कराई है, शायद जो कि अब तक की सबसे फास्टेस्ट इन्वायरमेंट है। बाकी आपको ये भी पता है कि हमारे कई सारे ऑडियो क्लिप छोटी छोटी ऑलरेडी आपको भेज दिए हैं मैंने पहले से ही अपने टेलीग्राम चैनल पे। वो क्विक रिवीजन के लिए हैं, जिस पर मैंने 1 से 1.5 घंटे में ये आपकी पूरी इन्वायरमेंट कवर करा दी है, ठीक है। तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। बाकी आपके जो भी डाउट हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिए। कोई फिर भी एरर अगर रह गई हो, कोई संदेह, कोई संशय, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट इन्वायरमेंट का। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।